सोचें, खला जो हमेशा से अमन और तहकीक की अलामत रहा है, अब एक नए मैदान जंग में बदल रहा है। ये कैसे हुआ कि पुरअमन रिसर्च की जगह फौजी बालादस्ती की दौड़ ने ले ली? चलें आज इसी अहम तब्दीली को समझते हैं। और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे मंसूबे याद हैं जो कभी आलमी ताउन की एक बेहतरीन मिसाल थे? अब वो सब माजी की बातें लगती हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मुमालिक अब अपनी अपनी अलग राह पर चल पड़े हैं। ये बात इस नई हकीकत को बिल्कुल साफ जाहिर करती है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर वो क्या कौमी मुफादात और टेक्नोलॉजी की तरक्की थी जिसने इस पुरअमन मैदान को एक स्ट्रैटेजिक दौड़ में बदल दिया? तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। नया जियोपॉलिटिकल मैदान। जब हम कहते हैं ना खला की अस्करियत पसंदी या मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, तो इसका असल मतलब है क्या? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे सामने बन रही है। तो देखें, खला की अस्करियत पसंदी का मतलब सिर्फ जासूसी करने वाले सैटेलाइट्स नहीं है, नहीं, ये इससे कहीं आगे की बात है। इसका मतलब ये है कि खला को एक मुमकिना जंगी महाज के तौर पर देखा जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां हथियार भेजे जा सकते हैं और बाकायदा फौजी ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। और असल में यही इस सारी तब्दीली की जड़ है। अब खलाई प्रोग्राम सिर्फ चांद पर झंडा लगाने या नई दरियाफ्तें करने तक महदूद नहीं रहे। आज का सच ये है कि खला में बढ़तरी का सीधा सीधा मतलब है जमीन पर फौजी बढ़तरी, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, जीपीएस नेविगेशन हो या फिर इंटेलिजेंस जमा करना हो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। इस खेल के खिलाड़ी कौन है और उनके मंसूबे क्या हैं? देखें, हर कहानी में कुछ मरकजी किरदार होते हैं, ठीक है? तो इस नई खलाई दौड़ में भी 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं और हर एक के अपने अपने अज़ाइम हैं। यहाँ तीनों बड़े खिलाड़ियों की हिकमत अमली साफ नजर आती है। एक तरफ है अमेरिका जो अपनी स्पेस फोर्स के जरिए अपने खलाई असासों जैसे कि जीपीएस सैटेलाइट्स को बचाने पर फोकस कर रहा है, यानी उनका जोर दिफा पर है। दूसरी तरफ है चीन और रूस जो जारहाना सलाहियतों पर काम कर रहे हैं, खास तौर पर एंटी सैटेलाइट मिसाइलों पर। अब ये क्या है? ये वो खतरनाक हथियार हैं जो दूसरे मुमालिक के सैटेलाइट्स को तबाह करके उन्हें एक तरह से अंधा कर सकते हैं। और जाहिर है ये चीज किसी भी मुमकिना तसादुम के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, यानी एक ऐसी टाइमलाइन जो हमें बताएगी कि ये सब कितना तेजी से हुआ है। ये तब्दीली कोई सुस्त रफ्तार नहीं थी, बल्कि पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत तेजी आई है। चलें इन चंद अहम वाकयात पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस आग को मजीद भड़काया है। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी और आज कहाँ आ खड़े हुए हैं। देखें, 1967 में पूरी दुनिया ने मिलकर आउटर स्पेस ट्रीटी पर दस्तखत किए। एक वादा किया कि खिला को पुरअमन रखा जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? चीन चांद के उस हिस्से पर रोवर उतार रहा है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा, और रूस ऐसे खलाई जहाज लॉन्च कर रहा है जिनके फौजी मकासद हो सकते हैं। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कामयाबियां नहीं है, ये असल में ताकत का मुजाहिरा है जो इस पुराने मुआहिदे को खुलम खुला चैलेंज कर रहा है। चौथा हिस्सा, तसादुम की टेक्नोलॉजी। कभी सोचा है कि एक खलाई जंग कैसी नजर आएगी? ये सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों वाले लेजर और मिसाइल नहीं है, ये वो हकीकी टेक्नोलॉजीज हैं जो आज ही तैयार की जा रही हैं, और यही टेक्नोलॉजीज खला को एक मुमकिना मैदान जंग बना रही हैं। यहाँ हम बहुत ही जदीद और ख़तरनाक हथियारों की बात कर रहे हैं, जैसे कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स या ASATs। ये किसी भी मुल्क के कम्युनिकेशन सिस्टम को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। फिर है हाइपरसोनिक मिसाइल, इतनी तेज़ रफ्तार कि उनसे दिफा करना तकरीबन नामुमकिन है। और ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सिर्फ खला में ही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी जंग का पूरा नक्शा बदल कर रख सकती हैं। और अब आते हैं 5वें हिस्से पर, कमज़ोर पड़ते बैनुल-अक़वामी मुआहिदे। मसला ये है कि ये नई टेक्नोलॉजीज़ कानूनों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सर जंग के ज़माने में बनाए गए पुराने उसूल आज हमें खलाई जंग से बचा सकते हैं? देखें, 1967 में दुनिया एक बहुत बड़े विजन के साथ इकट्ठी हुई थी और आउटर स्पेस ट्रीटी पर दस्तखत किए थे। ख्वाब ये था कि खला को सबके लिए एक मुश्तरका पुरअमन जगह बनाया जाएगा, एक ऐसी जगह जहां कोई हथियार नहीं होंगे। लेकिन असल मसला ये है कि 1967 में बनाए गए कानून आज की डिजिटल दुनिया के लिए काफ़ी नहीं है। सोचें ज़रा, वो मुआहिदा उस वक्त लिखा गया था जब ना साइबर हमलों का कोई तस्वुर था, ना लेज़र हथियारों का, और ना ही SpaceX जैसी निजी खलाई कंपनियां थीं। इसीलिए आज की ये तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी इस पुराने मुआहिदे की बुनियादों को हिलाकर रख रही है। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी हिस्से पर, ताउन या तसादुम। आज हम एक बहुत ही फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। सवाल यह है कि खला इंसानियत की मुश्तरका कामयाबी की अगली मंजिल बनेगा या फिर आसमानों में एक नया आलमी मैदान जंग। तो असल चैलेंज यही है
ایک طرف قومی مفادات کی دوڑ ہے اور دوسری طرف عالمی تعاون کی ضرورت۔ ان دونوں کے درمیان بیلنس کیسے قائم کیا جائے؟ اور یہ فیصلہ صرف خلا کے مستقبل کا نہیں ہے، بلکہ یہ زمین پر ہماری اپنی سیکیورٹی اور ڈپلومیسی کا مستقبل بھی طے کرے گا۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے، مقابلہ یا تعاون؟ ان میں سے کیا چیز خلا میں انسانیت کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی؟ کیا خلا وہ جگہ بنے گی جو ہمیں متحد کرے گی یا وہ جو ہمیں تقسیم کر دے گی؟ اس کا جواب ستاروں میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے فیصلوں میں لکھا جائے گا۔